हेलो साथियों, आपका स्वागत है विषय में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की सीरीज़, जिसमें हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं 8th की साइंस। साइंस में हम 9th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा किस तरीके से प्लांट्स में अलग अलग मोड्स में रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है वो अपने वंश को आगे बढ़ाती है। तो मेन मुद्दा यही है कि हमारी जो जनरेशन है उसको बढ़ाना है, हमारी जो स्पीसीज़ है उसको सर्वाइव करवाना है। सर्वाइवल, जो दो बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, हर एक स्पीसीज़ में ये कॉमन है। तो सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपना नया इंडिविजुअल क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, और एक समय आएगा कि वो विलुप्त हो जाएंगी। बहुत सारी देखी हमने, जैसे कि डायनासोर हो गए, उनके स्पीसीज़ तो खैर एक नेचुरल कैलामिटी से ख़त्म हुई है। बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो बाय द टाइम ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल की, इसकी वजह से विलुप्त हो चुके हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे कि हमने प्लांट में देखा, उसी तरीके से एनिमल्स में भी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो एक ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही काफ़ी भी है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे दो इंडिविजुअल के फ्यूजन से अगर कोई नया इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे मेल फीमेल होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से अगर एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसी तरीके से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली एक ही इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल क्रिएट होता है, इसमें दो लोगों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर बहुत कॉमन एग्जांपल देखें, अमीबा जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड होता है, फिर वो आप आपस में ही यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ साथ, तो यहाँ दो अमीबा क्रिएट हो जाते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है। अब एक एक करके देखते हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में, मतलब हम इंसानों में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो इंडिविजुअल की ज़रूरत होती है, उसमें एक इंडिविजुअल तो मेल है, दूसरा फीमेल। तो मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली डायग्राम के थ्रू अगर हम जाएँ तो बहुत ज़्यादा आसान होगा, थियोरेटिकली पढ़ना तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें डायग्राम से बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, मेल अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म का क्रिएशन होता है। स्पर्म जब जब बनते हैं तो एक साथ मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं। जैसे यहाँ थ्योरी में भी वही चीज़ लिखी हुई है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। एक्चुअली स्पर्म डक्ट है, दो पेयर, इसका भी एक पेयर है जो एक्चुअली कनेक्टेड है पेनिस से। पेनिस हमारा सेक्सुअल ऑर्गन होता है मेल में, तो एक बार में यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। ये तो हो गई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये स्पर्म की डायग्राम दी हुई है, ये एक्चुअली मिलियंस निकलते हैं, मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों में निकलते हैं। तो इस तरीके से हेड होता है, ये एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ओवरी होती है वहाँ एंटर करने के लिए हेड से एंटर करता है, मिडल पीस और टेल ये एक्चुअली मूव करने के लिए है, कितनी जल्दी जल्दी भाग सके ये। तो इस तरीके से इसका ये स्पर्म का डायग्राम है। अब फीमेल ऑर्गन्स को देखते हैं। फीमेल ऑर्गन्स बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे ओवरी होती है, ओवरी यहाँ पे है, इसका पेयर होता है, यहाँ पे एक भी ओवरी और है। फिर ये कनेक्टेड होते हैं ओविडक्ट से यूट्रस पे, क्योंकि एक्चुअली यूट्रस पे ही बेबी 9 महीने यहाँ पे नरिश होता है और यहीं पे बच्चा क्रिएट होता है। एक्चुअली ओवरी से यहाँ अंडा रिलीज़ होता है और यहीं पे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक्चुअली बहुत ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ये अभी बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक ही जानना है हमें, एनसीईआरटी का मतलब ही बेसिक जानना होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, ह्यूमंस में किस तरीके से रिप्रोडक्शन का काम होता है। तो एक्चुअली ह्यूमंस में भी और बहुत सारे मैमल्स में इसी तरीके से काम होता है। तो एक ह्यूमन ओवम है जो फीमेल में होता है, फीमेल में ये पाया जाता है, मेल में तो खैर ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। तो ये रिलीज़ होता है फीमेल में। फिर इस तरीके से जो स्पर्म है वो एंटर करते हैं ओवम में। अगर ये अंदर पहुंच जाते हैं तब जाके यहाँ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी।
बहुत सारी फीमेल और मेल में प्रॉब्लम होती है, पेयर में प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चा नहीं होता। प्रॉब्लम इनकी यही है, जो स्पर्म है वो ओवरीज तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर जो फीमेल है, फीमेल कंपेनियन है, उनमें ओवरी नहीं होती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये इसके बारे में देखेंगे बाद में। अभी तो हमें बेसिक बेसिक जानना है। जैसे ये जो स्पर्म है इसने एंटर कर दिया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। एक्चुअली ये सिंगल सेल, यहाँ पे एक ह्यूमन बींग अगर हम देखें एक सिंगल सेल से शुरू होता है, तो यहाँ पे एक सिंगल सेल है। जैसे ये फर्टिलाइजेशन शुरू होगी तो सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। पहला जो सेल डिवीजन होता है उसे फ्यूजन कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ सेल डिवीजन शुरू हो जाता है ओवरी के अंदर, तो इसे हम जायगोट कहेंगे। ये पहले तो ओवरी थी, अब जैसे यहाँ सेल डिवीजन शुरू हो गया, ये फर्टिलाइज हो गया, अब इसका नाम पड़ गया जायगोट। अब जायगोट क्या होगा, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बीच में कैसी कैसी प्रोसेस होती है। जैसा कि हमने देखा, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, दो इंडिविजुअल यूनिट मिला के शुरू हुए, जैसे एक फीमेल ओवम है और एक मेल स्पर्म है। तो उसी तरीके से जो फीमेल की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो नया इंडिविजुअल क्रिएट हो रहा है, जो बच्चा बन रहा है, उसमें चली जाती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि चेहरा माँ से मिलता है या पापा से मिलता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा की होंगी, कुछ मम्मी की होंगी। तो इस तरीके से कुछ इनहेरिट कर लेते हैं जो नए इंडिविजुअल क्रिएट हो रहे हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है एक्चुअली जो फीमेल कंपेनियन है उसके अंदर ही होती है, एक्चुअली पेट के अंदर ही प्रोसेस शुरू होती है फर्टिलाइजेशन की। तो इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बहुत बेसिक बेसिक जानकारी है और यही हमें चलते रहना है आगे। इतना ज़्यादा ये समय बर्बाद नहीं करना है हमें, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते चलेंगे। एक कॉमन शब्द सुना होगा हमने, टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कुछ नहीं होती, एक्चुअली वो फीमेल के अंदर ही बनते हैं। बट कुछ जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि कुछ मेल फीमेल में प्रॉब्लम होती है कि जो स्पर्म रिलीज़ कर रहा है मेल, वो एक्चुअली जो ओवरी है, ओवम है, उसके सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहा है, जैसे स्पर्म हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो फीमेल के अंदर होती है कि वो प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से शुरू नहीं होगी तो बच्चा ही नहीं पैदा हो सकता। तो इसके लिए आईवीएफ टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक स्पर्म लेंगे मेल का और ओवरी लेंगे फीमेल की, और इसे फ्रेश होना चाहिए, एक्चुअली ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये लैब में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। एक स्पर्म लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक इंजेक्शन के थ्रू इसके अंदर डाल देते हैं, ओवम के अंदर। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी, सेल डिवीजन शुरू हो गया, जायगोट बन गया, फिर इसे डॉक्टर लेके फीमेल के अंदर डाल देते हैं। तो आगे की जो प्रोसेस है वो फीमेल जो है उसके ओवम में ही प्रोसेस सारी शुरू होगी। ओवम नहीं, एक्चुअली यूटेरस होता है, यूटेरस में ही सारा बच्चा बनने की प्रोसेस शुरू कंप्लीट होती है। बट जो फर्टिलाइजेशन है वो लैब में करा जाता है, तो इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने आईवीएफ में देखा, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हमने बाहर शुरू करवाई है, तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जैसे जो एम्ब्रियो है वो कैसे बनता है, जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, सेल डिवीजन शुरू हो गया, एक्चुअली जो ओवरी है उसके अंदर सेल डिवीजन शुरू हो गया, तो वो जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद एक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो मांस का एक गोला सा बन जाता है। मांस का गोला तो बहुत इमेच्योर टर्म हो गई, सेल का एक छोटा सा गोला सा बन जाता है। फिर वो बाद में अलग अलग टिश्यूज़ में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आरएनए जो हम ट्रांसफ़र हुए हैं पेरेंट टू न्यू बॉर्न। तो उसके बाद जो एक गोला सा बन जाता है इस तरीके से, ये एम्ब्रियो कहलाता है। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें बस टर्म्स देखनी है और आगे बढ़ना है। जायगोट बनने की सारी प्रोसेस तो ओवरी के अंदर होती है। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ जायगोट क्रिएट हो गया। अब जायगोट बनने के बाद ये जब एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बनने के लिए इसको ओवरी डक्ट से निकल के यूट्रस तक जाना होता है, और यूट्रस में ही सारे बच्चा बनने की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और यहीं से बच्चा बर्थ के द्वारा बाहर निकलता है। तो जो छोटी सी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन और जायगोट क्रिएशन की, वो ओवरी के अंदर होती है।
बाकी जो प्रोसेस है वो सारा डेवलपमेंट का प्रोसेस यूटेरस में होता है। अब यूटेरस में अपना एम्ब्रियो पहुंच गया। अब एम्ब्रियो एक बच्चा का शेप लेने लगता है। एक्चुअली जब ये बच्चा समझ में आने लगता है कि हाँ एम्ब्रियो एक बच्चे जैसा दिखने लगा, एक हाथ पैर का स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है, तो वो जब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई होने लगा उसे हम कहते हैं फेटस। और फेटस बनने के बाद सीधा बच्चा बनना शुरू हो जाता है और बाद में बच्चे को बर्थ देती है मदर। अब एक मुर्गी का अंडा कैसे बनता है इसके बारे में दिया है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट क्रिएट होता है, फिर वो ओवरी में जाता है, ओविडक्ट के थ्रू, फिर उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट होने लगती है। जो प्रोटेक्टिव लेयर हम अंडे की जो छिलका होता है उसको कहते हैं। इस तरीके से फिर जब वो अंडे का छिलका बन जाता है फिर वो अंडा निकल जाता है मुर्गी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वीवीपोरस और ओवीपोरस। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीवीपोरस वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चा डायरेक्टली फीमेल के शरीर में बनता है और बच्चे को वो जन्म देती है। अब ओवीपोरस में क्या होता है, ओवीपोरस में अंडे बनते हैं। फीमेल के अंदर अंडे बनते हैं, फिर वो अंडे देती है, फिर अंडे को सेने के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ का मतलब अगर हम देख लें, ओ है सामने तो ओ मतलब अंडा, वी मतलब उसका अपोजिट। बहुत ज़्यादा ये जो ट्रिक्स हैं समझने की, याद रखने की, ये खुद ही बनानी पड़ती है। आप दूसरों की बनाई हुई ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक रखोगे, इससे बढ़िया खुद बनाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर कोई नहीं बताता, हमें खुद समझनी पड़ती है, खुद अप्लाई करनी पड़ती है। ओवीपोरस, ओ मतलब अंडा, वीवीपोरस मतलब उसका अपोजिट। बस इतना, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अब यंग वंस टू अडल्ट, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इंसानों में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है, एक छोटा सा होता है, क्यूट सा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होके एक आदमी बन जाता है, दाढ़ी मूछ वाला दाढ़ी मूछ वाला। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर हम देखें, एक जो सिल्क वर्म के बारे में हमने पढ़ा था, एक मॉथ होता है, मतलब एक कीड़ा सा होता है ऐसे सरकने वाला, ये मॉथ होता है। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, उसके अंदर वो कैटरपिलर बन जाता है। तो इसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। बहुत कॉमन से एग्जांपल है, मच्छर का लार्वा देख लीजिए जो पानी में ऐसे तैरता रहता है गंदा सा, फिर वो कुछ दिनों बाद एकदम पंख वाला उड़ने वाला जानवर दिखने लगता है, मतलब कीड़ा। एक और एग्जांपल है वो जो टैडपोल होते हैं। टैडपोल भी जो मेंढक को देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से तैरते हुए जीव से दिखेंगे, लार्वा, जिसे हिंदी में पता ही नहीं क्या करते हैं, टैडपोल कहते हैं इंग्लिश में। तो टैडपोल होते हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके अडल्ट बन जाते हैं, फिर वो कूदने लगते हैं। तो इस तरीके से जो एकदम ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस के डायग्राम देखते हैं। जैसे ये एग है, जो फीमेल होती है, मेंढक की जो फीमेल होती है वो अंडे देती है पानी के अंदर, फ्रेश वाटर में। फिर वो जो एग हैं वो फूट के अर्ली टैडपोल बनते हैं। अब ये टैडपोल जो हैं ये तैरते हैं पानी में, ऐसे ही कुछ दिन तक पानी में तैरते रहेंगे। वो एकदम अलग ही फॉर्म में होते हैं, इनका कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से लेट टैडपोल बनते हैं, इसमें थोड़े से पैर दिखने लगते हैं इनके। फिर इस तरीके से फिर इस तरह बड़ा अडल्ट बनता है। तो ये वाला और ये एकदम अपोजिट है, यहाँ पैर वैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ ज़िंदगी के कुछ समय इस तरीके से बिताया, अडल्ट होके फिर इस तरीके से बिता रहा है। तो ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं, एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वही जैसे हमने पहले देखा कि एक इंडिविजुअल से ही क्रिएट हो जाते हैं, तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। ये आमतौर पर छोटे, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हाइड्रा हो गए और अमीबा हो गया, इस तरीके से जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम बड़े जानवर की बात करें तो वो ऐसा आपस में थोड़े ना डिवाइड हो जाएंगे, दो बन गए, वो नहीं होता एक्चुअली। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही दिखाई देते हैं। जैसे ये हाइड्रा का एग्जांपल है। हाइड्रा एक मेल हाइड्रा है, फिर धीरे धीरे बडिंग होना शुरू होती है, ये बड निकला, फिर ये बड से एक डिफरेंट इंडिविजुअल हाइड्रा निकल गया। ये जो प्रोसेस है ये बडिंग के थ्रू निकल रही है। बडिंग हमने देखी थी किस तरीके से, जो
जो जड़ों का पार्ट होता है प्लांट्स में, उस वहाँ पे बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन अगर हम देखें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेल डिवीजन का ही पार्ट है। एक सिंगल सेल होगा, फिर धीरे धीरे ये बंटना शुरू हो जाएंगे, डिवाइड होने लगेंगे। न्यूक्लियस भी 2 चाहिए होते हैं नए इंडिविजुअल के लिए, फिर धीरे धीरे एकदम डिफरेंट 2 सेल बन जाते हैं एक ही सेल से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बाइनरी फ्यूजन अगर हम देखें, ये बाइनरी फ्यूजन है, 1 से 2 बन रहे हैं, तो ये बाइनरी फ्यूजन है। बाइनरी मतलब 2। अगर हम नंबर सिस्टम्स की बात करें, कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो बाइनरी मतलब 2 होते हैं। तो 1 से 2 अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे बाइनरी फ्यूजन, ये हर चीज़ में अप्लाई हो सकता है। अब एक डॉली नाम की एक बकरी थी, भेड़ बोल सकते हैं, शीप मतलब भेड़। वो भेड़ को फर्स्ट टाइम क्लोन किया गया था स्कॉटलैंड में। तो क्लोनिंग कुछ नहीं होती, एक 2 इंडिविजुअल की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मिला दी जाती है और एक फ़ीमेल में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, तो वो एक क्लोनिंग है। ये भी इतनी कोई ख़ास कहानी नहीं है, पढ़ सकते हैं, बट हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाइयों चलिए, ये ख़त्म हो गया चैप्टर 9। अब हम चैप्टर 10 की तरफ चलते हैं, और सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए हमारे मेहनत को। चलिए, टाटा बाय बाय।